स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी पिछली वीडियो थी उसको इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, जिसमें अपने डॉक्टर राघव प्रकाश और सुखराम कालीराणा सर की जो बुक थी उसका कंपैरिजन किया था और देखा था कि किन मामलों में जो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है वो बेटर है और किन मामलों में कालीराणा जी की बुक जो है वो बेटर है। और अगर आप SI के एस्पिरेंट हो तो आपको कौन सी बुक जो है वो बाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी यहाँ पर दिख जाएगा आपको लिंक, यहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको 2 PDF शेयर की थी। लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर 2 PDF शेयर की थी। उसमें एक तो थी पारिभाषिक शब्दावली की, जो कि आपको मैंने बताया था कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा पारिभाषिक शब्दावली के अंदर। ठीक है, और एक PDF मैंने की थी हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की। तो पारिभाषिक शब्दावली कैसे पढ़नी है वो तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको वो जो वाक्य में प्रयोग किए हुए हैं वो नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ हिंदी सिनोनिम्स ही उनके पढ़ने हैं। वो आप इजीली पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक PDF और थी, वो थी हिंदी वर्तनी के मानकीकरण को लेकर। ठीक है, वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, मानकीकरण में क्या है, वो स्टूडेंट्स के लिए भी काम की है और वो आपके जो टीचर्स हैं उनके लिए भी काम किया। जो प्राइमरी के टीचर्स हैं वो किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाए उसके लिए भी मानकीकरण जो है वो बेनिफिशियल होता है। लेकिन आज की क्लास में अपने जो एग्जाम उपयोगी उसके अंदर जितने भी तथ्य दिए हुए हैं और जितनी भी उसके अंदर डिटेल्स दी हुई है एग्जाम ओरिएंटेड, वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहो तो वो मूल डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हो, बट उसमें फिर मैंने उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, आसान भाषा में आज अपने उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसी डॉक्यूमेंट में से सब कुछ है। ठीक है, कुछ भी किसी लेखक की पुस्तक में से नहीं है। तो अपने स्टार्ट करते हैं देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर इस प्रकार से आपको अपने नोट्स की फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे वो। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो किस किस के लिए है, SI वालों के लिए, टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और आप अगर ये सीख जाते हो मानकीकरण तो आप आज के बाद वर्तनी की अशुद्धि नहीं करोगे। ठीक है, जो बेसिक अशुद्धियां होती है वो नहीं करोगे आप। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखा देता हूं इसमें कि अपने क्या पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने वाले हैं भाई अपने। ठीक है, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ठीक है, और ये कौन जारी करता है, तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लेटेस्ट जो संस्करण है वो अक्टूबर 2024 का है। कब का है, अक्टूबर 2024। जो लास्ट अपडेट हुआ है इसके अंदर वो अक्टूबर 2024 का है, जिसके तहत एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। हिंदी वर्णमाला के अंदर एक नया वर्ण ऐड हुआ है 53 नंबर का। ठीक है, 53वां वर्ण ऐड हुआ है और वो क्या है वो भी अपने इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं देवनागरी लिपि की विकास यात्रा को लेकर। ठीक है, तो ये आपके जो है इसके अंदर जो टीचिंग एग्जाम्स है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है देवनागरी लिपि की विकास यात्रा। सबसे पहले अगर बात की जाए कि देवनागरी लिपि का उद्गम किस प्रकार से हुआ, लेकिन उससे पहले अगर लिपि का ही इतिहास अगर हम देखें तो लिपि के अंदर सबसे पहले किसी भी सतह के ऊपर अपने विचार को लिखने या फिर दर्ज करने के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वो जावा द्वीप से मिलते हैं, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो ये फैक्ट एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो प्राचीन चित्रलिपि होती थी उसके भारत में उदाहरण कहां मिलते हैं, तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं भीमबेटका के शैलाश्रय हैं। ठीक है, उन शैलाश्रयों के अंदर पूरा पाषाण काल के जो शैल चित्र है वो प्राचीन चित्रलिपि के उदाहरण है। ठीक है, फिर अगर अपने बात करें कि जो आधुनिक लिपि है, लिपि यानी लिखने का स्टाइल, स्टाइल ऑफ राइटिंग है ना, वो लिपि होता है। तो आधुनिक लिपि की जो शुरुआत है वो मेसोपोटामिया जो आप जानते हो सभ्यता थी उसके अंदर एक लिपि थी क्यूनिफॉर्म या फिर किलाकार लिपि, इसी से मानी जाती है। जो आधुनिक लिपि है उसकी शुरुआत मानी जाती है मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म
या फिर कीलाकार लिपि से, ये भी एज ए फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये उसी डॉक्यूमेंट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देवनागरी का जो उद्गम है वो किस प्रकार से हुआ था, तो उसके अंदर जो लिपियों की आबू गिदा प्रणाली थी, जो आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा हो तो वहां पर आबू गिदा प्रणाली जरूर पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, सिंपल जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, और उनका उच्चारण किया जाता है, व्यंजन के साथ में स्वर मिलाए जाते हैं, वो सेम बात ही है, ठीक है। तो आबूगिदा प्रणाली जो है उससे देवनागरी का उद्गम माना जाता है, और आबूगिदा प्रणाली के अंदर मेनली ब्राह्मी लिपि का परिवार ही शामिल होता है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भी आपने पढ़ी होगी, खरोष्टी लिपि भी पढ़ी होगी सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके बाद अगर अपने एक वंश वृक्ष देखने की कोशिश करें तो उसमें ब्राह्मी लिपि जो है इसका आगे विभाजन होता है गुप्त लिपि में, ठीक है, और गुप्त लिपि आगे बढ़ती है कुटिल लिपि में, और कुटिल लिपि से ही देवनागरी लिपि का उद्गम हुआ है, ठीक है। तो ये देवनागरी लिपि की विकास यात्रा है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका आपको पुराना रूप भी याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये ए है, आज के जमाने में ए ऐसे लिखते हैं, लेकिन उससे पहले कैसे लिखते थे, तो वो इस प्रकार से लिखते थे, ठीक है। ख कैसे लिखते थे, तो ख ऐसे लिखते थे, ये वड़ा नहीं होता था ख के अंदर, सीधा ऐसे ही लिखते थे इसको, ठीक है। जय है तो वो भय की तरह लिखते थे ऐसे, ठीक है। और अण को अपने रा के अंदर एक और आ की मात्रा जोड़कर लिखते थे। तो ये इनके पुराने रूप है, क्या पता कई बार पूछ भी लिए जाए, तो ये भी आप ध्यान रखना, इस डॉक्यूमेंट के अंदर दे रखे हैं। डॉक्यूमेंट कौन सा, ये वाला, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल लोकबंधु 2025 पर शेयर किया था, ठीक है, वही है ये, ठीक है। उसी को अपने सरलीकृत रूप में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये बहुत 39 एक पेज का है, लेकिन इसमें से जितनी भी काम की चीजें हैं अपने वही पढ़ेंगे इसमें से, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप कंप्यूटर के साथ देवनागरी का लिंक क्या है, तो इसमें जो यूनिकोड सिस्टम होता है, ये टाइपिंग वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिकोड के अंदर हिंदी को जो आवंटित कोड है और उसका जो विस्तार है वो ये ध्यान रखना U+900 से लेकर U+097F तक है। क्या है ये भाई, मेरे को कुछ नहीं पता इसका, ठीक है, कुछ भी आइडिया नहीं है ये क्या चीज है, क्योंकि मैं कोई टाइपिस्ट नहीं हूं। बट आपका अगर कोई टाइपिस्ट फ्रेंड है तो आप उससे पूछ सकते हो भाई ये क्या चीज है, ठीक है। बाकी आपको तो याद ही करना है कि U+900 से लेकर U+097F तक इसका विस्तार है यूनिकोड के अंदर, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर 128 कोड पॉइंट है। तो इस फैक्ट में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, ठीक है। उन भाषाओं की जो लिपि है उनमें कुछ की लिपि देवनागरी है और कुछ भाषाओं की लिपि कुछ अन्य है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं उन 22 में से जिनकी लिपि देवनागरी है, तो उनमें एक तो आती है हिंदी, हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। कोंकणी की लिपि भी देवनागरी है। डोगरी की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी, बोडो की लिपि देवनागरी, मराठी की देवनागरी। इसके अलावा ये जो मैथिली, संताली, संथाली नहीं है, ध्यान रखना संताली लिखा हुआ है, ताल से इसको जोड़ा गया है, ताल, संताली, ठीक है। इसके अलावा सिंधी, इन सब की भी लिपि देवनागरी है। इनकी तो देवनागरी के अलावा भी और एक लिपि है, ठीक है, यानी इनकी 2 लिपियां हैं। देवनागरी तो है ही, इसके अलावा और भी कुछ लिपि है इनकी, वो आप पूरी टेबल भी इसमें देख सकते थे, बट मैंने आपको उसको जो काम की चीज है वो यही है, किस किस भाषा की लिपि देवनागरी है वो आपको पता होना चाहिए। 10 ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। केवल देवनागरी कितनी भाषाओं की है, तो 7 की है। देवनागरी के साथ अन्य लिपि भी किनकी है, तो 3 और की है। इसके अलावा जो बाकी 12 भाषाएं इसमें बच गई उनकी लिपि देवनागरी नहीं है, ठीक है। तो एक फैक्ट ये पता होना चाहिए आपको। अब आते हैं अपने जो अपडेट हुआ है पार्ट, हिंदी वर्णमाला। तो आप सब जानते हैं वर्ण के अंदर अपने एक तो स्वर को शामिल करते हैं, एक अपने व्यंजन को शामिल करते हैं, एक अपने विसर्ग को शामिल करते हैं, ठीक है, एक अनुस्वार को शामिल करते हैं, ठीक है। व्यंजन के अंदर ये आते हैं। तो देखो
स्वर आप सब जानते हैं 11 होते हैं, ठीक है। व्यंजन कितने हैं वो देखेंगे, विसर्ग 1 और अनुस्वार 1, ठीक है। अब व्यंजन आज की डेट में है 40, अभी एक नया व्यंजन ऐड हुआ है, तो ये टोटल जो बनता है ये बनता है 53। पहले थे 52 वर्ण, तो हिंदी वर्णमाला में अब कितने वर्ण हैं? 53। कौन सा व्यंजन अब नया ऐड हुआ है वो अपने आगे देखेंगे। तो स्वर आप सभी जानते हो, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये 11 स्वर हैं, मूल स्वर हैं, ठीक है। 11 ये स्वर हैं, ठीक है। इसके बाद में अनुस्वार है एक ये और एक विसर्ग है ये, ठीक है। टोटल 13 वर्ण हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं व्यंजन के ऊपर। तो व्यंजनों का जो कैटेगराइजेशन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है वो इस प्रकार से किया है, मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्प्सित व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन जो नया जुड़ा है, ठीक है। आपने इनमें वो भी पढ़े होंगे अयोगवा और वो सब, वो कामता प्रसाद गुरुजी का वर्गीकरण है, ठीक है। उसको अपने कहीं और देखेंगे, लेकिन आज जो क्लास है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा है उसी को लेकर है। तो इन्होंने इसको मूल व्यंजन में भी इनको अपने वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। तो ये वर्गीय व्यंजन टोटल 25 है, और इन ये जो बच गए 8 इनको बोलते हैं अन्य वर्ग, ठीक है। इनको अन्य में डाल दिया, अन्य मूल व्यंजन, ठीक है। वर्गीय व्यंजन और अन्य मूल व्यंजन। तो ये जो 25 हैं ये वर्गीय व्यंजन है, जिसमें कै, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ और इ, ट, ठ, ड, ढ और अण, त, थ, द, ध और न, ठीक है। प, फ, ब, भ और मैं। तो ये 25 हैं, ठीक है। इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद में ये आते हैं य, र, ल और व, ठीक है। इनका भी अलग नाम है, कामता प्रसाद गुरु ने अलग नामकरण किया है, ठीक है। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इनको कोई नाम नहीं दिया है। श, श, स और है। तो ये टोटल मिलाकर मूल व्यंजन बनते हैं 33, ठीक है। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में व्यंजनों से ही मिलकर बने हैं जो, ठीक है। इन्हीं में से आपस में जुड़कर बने हैं जो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे बने हैं वो भी आगे अपने देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा उत्प्सित व्यंजन है 2, ढ और ढ, ये 2 उत्प्सित व्यंजन है। और एक जो नया जुड़ा है वो है विशिष्ट व्यंजन, जिसको विशिष्ट व्यंजन नाम दिया गया है। और ये क्या है भाई? ये ल है। ये क्या है? ल है। ये ऐसा इन्फिनिटी जैसा है, ऐसा, ऐसे इसको बनाया जाता है। ये भी दिखा रखा है उसके अंदर, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये विशिष्ट व्यंजन है, ठीक है। आपने मारवाड़ी में भी प्रयुक्त करते हैं ना ल, तो वही ल है ये एक प्रकार से। इसको अब विशिष्ट व्यंजन, ये 53वां वर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीजें बताई। आप जानते हैं कुल स्वर 11 हैं। संस्कृत के लिए जो प्रयुक्त देवनागरी लिपि है उसमें बड़ी री और लरी भी प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी के अंदर लरी से संबंधित आपको एक शब्द मिलेगा लाकृति। जब आप यण संधि पढ़ते हो तो वहां ये वर्ड आपको मिलेगा, लरी प्लस आकृति, लाकृति, ठीक है। लेकिन लरी और बड़ी री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 आपको बता ही दिया मैंने। और टोटल व्यंजन कितने हैं? 40। तो ये कुल वर्ण मिलाकर हो जाते हैं 53, वो आपको मैंने ऊपर बताया था। जो 4 संयुक्त व्यंजन है वो कौन से हैं? अक्षय जो कै और श से मिलकर बना है, त्र जो तय और र से मिलकर बना है, ये जो ज और इ से मिलकर बना है, और श्र जो श और र से मिलकर बना है, ठीक है। अब ये जो विशिष्ट व्यंजन है ल, इसका प्रयोग कहां कहां होता है? तो ये जो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं जैसे कि हरियाणवी है, मारवाड़ी है ना, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, इवन मराठी है, इन भाषाओं के अंदर इस वर्ण का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिन भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है उनमें भी इस वर्ण का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया, इनमें भी इसका व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है या किसी का जो नाम है, स्थान का, व्यक्ति का, उसके अंदर जो है इसका प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है, इस लय का, ठीक है। तो ये अपना जो नया वर्ण जुड़ा है वो। इसके बाद
आप जानते हो एक अनुस्वार है, जो मैंने आपको बताया एक वर्ण है, ठीक है। अनुस्वार एक व्यंजन है, और चंद्र बिंदु जो है, जो चंद्र बिंदु है वो स्वर की अनुनासिकता का अभिलक्षण है। ये कोई व्यंजन या वर्ण नहीं है, चंद्र बिंदु कोई व्यंजन या वर्ण नहीं है, ये स्वर की अनुनासिकता, जो नाक से साउंड निकलती है स्वर की, उसका एक अभिलक्षण है, उसका एक गुण है, ठीक है। और हिंदी के अंदर ये दोनों ही प्रयोग होते हैं और दोनों अर्थ भेदक है, इन दोनों का सेम अर्थ नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक विसर्ग जो आप जानते ही हो, ये विसर्ग होती है, ठीक है। हल चिन्ह आप जानते हो जो पैरों में लगता है, ठीक है। इसके अलावा आगत चिन्ह, आगत चिन्ह ध्यान रख लेना, एक होता है अवग्रह, अवग्रह संस्कृत में प्रयोग होता है और विसर्ग संधि में प्रयोग होता है। संस्कृत की एक संधि है उत्व संधि, उत्व संधि, ठीक है, उसके अंदर यह प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में भी इसका प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। इसके अलावा एक होता है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र क्या होता है? तो अर्धचंद्र ये होता है, पूरा चंद्र तो ये होता है, लेकिन इसमें से ये ऊपर वाली बिंदी को हटा दें तो ये अर्धचंद्र है, और ये अंग्रेजी शब्दों में ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड बताई। इसके बाद अपने बात करते हैं हिंदी अंकों की, ठीक है। जो हिंदी अंक है इसके अंदर आपको ध्यान रख लेना है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 343 का सब आर्टिकल 1 है, उसके अंदर दो प्रोविजन है। आर्टिकल 343(1) के अंदर दो प्रोविजन है। पहला प्रोविजन ये है कि जो संघ के राजकीय कार्य होंगे, है ना, जैसे आप सबको पता है संघ की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, अपने राजस्थान की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी, ठीक है। जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी भाषा में होंगे, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन से अंक प्रयोग किए जाएंगे उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है 343(1), और इसमें लिखा गया है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जो प्रयुक्त होने वाले अंक हैं उनका रूप होगा भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। अब ये भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप क्या होता है? तो ये 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ठीक है, ये भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक परंतुक भी जोड़ा गया, बाद में प्रोविजो भी जोड़ा गया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो इसके स्थान पर देवनागरी अंकों को भी मान्यता दे सकता है। अब देवनागरी में अंक कैसे लिखे जाते हैं तो वो आपके सामने है, इस प्रकार से देवनागरी में अंक लिखे जाते हैं, और ये राष्ट्रपति अगर चाहे तो इनको भी अनुमति दे सकता है राजकीय कार्यों में प्रयोग की, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी किया नहीं गया है, ये आप ध्यान रख लेना। दो प्रोविजन आर्टिकल 343(1) के अंदर, पहला प्रोविजन क्या है कि संघ के राजकीय जो प्रयोजन है उनके लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का जो रूप होगा वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, जो आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो देवनागरी रूप को भी मान्यता दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं, इसमें बारखड़ी, बारखड़ी दे रखी है। अब आप बहुत अगर हाई लेवल की स्कूलिंग की है आपने तो आपको बारखड़ी हो सकता है आज याद हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 90% लोगों को बारखड़ी नहीं पता। उसमें बारखड़ी में 12 क्या है, ठीक है, बारखड़ी में 12 क्या है अभी तक आपको नहीं पता होगा। तो आज आपके सामने ये क्लैरिटी रख रहा हूं कि आज के बाद आप इजीली बता पाओगे कि बारखड़ी में 12 का क्या रेफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो बारखड़ी के अंदर आपको मैंने बताया जो मूल व्यंजन 33 और टोटल व्यंजन है 40, आज की डेट में 40 व्यंजन है टोटल, ठीक है, और स्वर कितने हैं 11। इसके अलावा एक विसर्ग है और एक अनुस्वार है। ये आपके हिंदी वर्णमाला के सारे वर्ण हैं, ठीक है। इनको आपस में अब जो व्यंजन है इनमें स्वर का मेल करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें विसर्ग का मेल करवाएंगे, इसके अलावा इसमें जो अनुस्वार है इसका मेल करवाएंगे, और इससे बनेगी बारखड़ी। अब बारखड़ी कैसे, ये तो 13 हो गए, तो ध्यान रख लेना स्वर जो है इसमें 10 ही स्वर प्रयोग में लिए जाते हैं। जो री होता है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, री का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए 10 ही स्वर काम में आते हैं बारखड़ी में। और अनुस्वार एक हो गया और एक विसर्ग हो गया, तो 10 और 2 12, इसलिए इसको बोलते हैं बारखड़ी। यानी व्यंजन जो है वो टोटल 40 होते हैं क्या? नहीं, उसमें से भी 38 व्यंजन ही प्रयोग में लिए जाते हैं। अब 38 व्यंजन तो दो कौन से नहीं लिए जाते? तो क वर्ग का अंतिम और च वर्ग का जो अंतिम अंग और इ,
इनका प्रयोग जो है बारखड़ी में नहीं किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बारखड़ी में किनका प्रयोग किया जाता है, तो री का प्रयोग नहीं किया जाता है स्वरों में, और व्यंजनों के अंदर अंग और इ कै वर्ग का अंतिम और च वर्ग का अंतिम जो है वो प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं। अगर आपसे इनके टोटल टर्म्स पूछ लें कि बारखड़ी में कितने होते हैं, तो कैसे निकालोगे, गणित लगाना जरा। 38 टोटल व्यंजन हो गए और इधर कितने से गुणा करोगे, 12 से, तो 38 को 12 से गुणा कर देना, टोटल टर्म्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है बारखड़ी। बारखड़ी सिंपल है, जैसे एक कै है मान लो, ठीक है, इसमें आप 10 स्वर जोड़ो, ए जोड़ोगे तो कै बनेगा, ठीक है, आ जोड़ोगे तो का बनेगा, ई जोड़ोगे तो की बनेगा। इस प्रकार से ये बारखड़ी है, ठीक है, जो आप स्कूलों में पढ़ते ही आए हो। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जहां से प्रश्न बन रहे हैं, बार बार हर एग्जाम में बन रहे हैं, वो है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। मानकीकरण क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसके अंदर देख लेते हैं कि जो वर्ण होते हैं उनको संयुक्त रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, वर्णों को संयुक्त रूप में कैसे लिखते हैं एक शब्द के अंदर। तो इसके अंदर कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई वाले होते हैं, जैसे ये ख है, ठीक है, जैसे ये श है, तो ये जो है ये खड़ी पाई है, ठीक है, इसमें ख में भी ये खड़ी पाई है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये ल है, तो ये वाली क्या है, खड़ी पाई है। तो खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं इनको कैसे लिखा जाता है, तो खड़ी पाई वाले जो व्यंजन है, अगर आप इनका संयुक्त रूप बनाना चाहते हो, यानी इनको आधा करना चाहते हो, तो फिर खड़ी पाई जो है उसको हटाना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप में अगर आपको बनाना है तो खड़ी पाई को हटा देना है बस। जैसे ये ख्याति, व्यास, ठीक है, वह ऐसे लिखा जाता है, ये पाई हटाई और ये व्यास। इसी प्रकार के श्लोक, ध्वनि, न्यास, ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, सिंपल खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाओगे, खड़ी पाई को हटाकर। इसके अलावा आप जानते हो जो तय होता है, अगर इसको तय के साथ प्रयोग किया जाए, यानी कि दो अर्ध तय को किसी अन्य वर्ण के साथ में संयुक्त किया जाए, तो परंपरागत रीति जो आप यूज करते ही हो यार, सत्ता है ना, ये कह रहा है या तो तय तय ऐसा वाला, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। इसी प्रकार से ये जैसे तत्व है, मान लो तत्व, तो इसमें बताओ आप तय पूरा, ठीक है, ये दोनों तय आधे हैं, ध्यान रखना, तत्व में ये दोनों ही तय आधे हैं, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। तो अगर दोनों आधे हैं तो एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है। तो ये परंपरागत जो तरीका था वही यूज हो रहा है आज भी, ठीक है। तो तय को लिखने का क्या तरीका है, तय भी एक खड़ी पाई वाला ही है, इसमें भी लगभग पाई को हटा देते हैं और इसी प्रकार से लिखते हैं, जैसे सत्ता है, महत्व है, तत्व है। आगे बढ़ते हैं, अन्य व्यंजन, खड़ी पाई के अलावा जो अन्य व्यंजन है उनको कैसे संयुक्त रूप उनका बनाया जाए। सबसे पहले है कै और फै। कै और फै के अंदर ऐसे ये हुक लगा हुआ है ना, इस हुक के आधे भाग को हटाना है आपको। संयुक्त अक्षर अगर इसका बनाना है कै का, तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आधा भाग, ये वाला जो भाग है ना, ये हटा देना, इसी प्रकार से फै बनेगा। तो अगर कै और फै या फिर फ का संयुक्त अक्षर आपको बनाना है, तो उसके जो हुक है उसके आधे भाग को हटाकर बनाया जाएगा। ध्यान रख लेना, ये लैंग्वेज ही आपसे पूछी जाएगी, जटिल है ये लैंग्वेज, ऐसी ही लैंग्वेज पूछी जाएगी। वहां पर आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं दिखेंगे जो अब दिख रहे हैं, वहां डब्बा गोल हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। वो सीधा देगा कै और फै के हुक के आधे भाग को हटाकर संयुक्त अक्षर बनाया जाता है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या लैंग्वेज है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या हुक का क्या मीनिंग है। तो वो इसको कह रहा है कि कै का अगर आपको हाफ बनाना है तो उसको कैसे बनाओगे आप। तो संयुक्त, पक्का, दफ्तर, इनमें किस प्रकार से यूज हो रहे हैं वो देख सकते हो आप। इसके अलावा ये जो व्यंजन है, अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ और है, अगर आपको इनके संयुक्त अक्षर बनाने हैं तो इनके संयुक्त अक्षर बनेंगे हल चिन्ह लगाकर, ठीक है। अगर आपको अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ और है के संयुक्त अक्षर बनाने हैं तो वो हल चिन्ह लगाकर बनाए जाएंगे। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है।
और ये दे के इनमें कोई बीच में कोई और वो दे देगा और पूछेगा सही है या गलत है। जैसे वांग में उच्छ्वास, ये देखो 6 में हलंत लगा दिया, ठीक है, तो हल चिन्ह लगाएंगे। लट्टू, बुढ़ा, चिन्ह, ब्रह्मा, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद द के साथ जो अर्ध स्वर है ये और वह, आप सब जानते हो अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है ये और वह को, ठीक है। तो जो द है व्यंजन, इसके साथ अगर आप ये यूज कर रहे हो तो ये इस प्रकार से बनेगा, द्य, जैसे विद्यालय में यूज करते हो, ठीक है। तो ये प्रचलित रूप है, ध्यान रख लेना। आप ऐसे लिखते हो इसको द्य, उससे ज्यादा सही ये वाला है, ये ध्यान रखना। द के साथ अर्ध स्वर ये और वह आने पर हल चिन्ह के स्थान पर संयुक्त व्यंजन बनाने का जो परंपरागत रूप है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, इसके स्थान पर इसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे ये है ना, विद्यालय, विद्यमान, द्विवेदी, द्विधा, अरे गड़बड़ होगी, गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है, इसको आप उसमें लिख लेना विद्यालय, ठीक है। पीडीएफ में अगर आप प्रिंट करवा रहे हो उसको तो अपडेट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मूल वाली में सही लिखा हुआ है, ये क्या है, एमएस वर्ड में जब टाइप करते हैं ना तो इसमें वो ये रूप, एमएस वर्ड में ये रूप ज्यादा प्रचलित है। विद्यमान, ये सब आप ठीक कर लेना, द्विवेदी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये ठीक कर लेना आप। तो ये ज्यादा प्रचलित रूप है, ठीक है। द के साथ अगर ये और वह का यूज करना है तो जो परंपरागत तरीका था वही यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हो रे का प्रयोग कैसे होगा। रे का प्रयोग आप जानते हो कि रे यदि पहला वर्ण है तो वो रेफ में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे धर्म, ठीक है, ये ऐसे है धर्म, ठीक। इसमें रे आधा है, अगर रे ऊपर लगा हुआ है तो रे आधा है, ठीक है, तो इसको रेफ बोलते हैं, ये फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा वर्ण है रे, दूसरा होने पर वर्ण के नीचे यानी कि क्रम जिसको हम बोलते हैं ये वाला प्रकार, जैसे तो प्रकार में प आधा है और रे पूरा है, अगर नीचे लगा है तो रे पूरा है, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर पहले आ रहा है तो रेफ में चला जाएगा, अगर बाद में आ रहा है तो वो फिर किस में चला जाएगा, क्रम में चला जाएगा, नीचे जो लगता है पैरों के अंदर उसको क्रम बोलते हैं, ठीक है। और अगर ट और डे के बाद में रे आ रहा है तो वो ट्र और ड्रे रूप बन जाता है, जैसे राष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हो श में अगर आप रे मिलाते हो तो श्रेय बनता है, ठीक है, और तय में रे मिलाते हो तो त्रय बनता है। तो आपको अगर इन दोनों का मिलाकर रूप लिखना है तो वो यही लिखना है, यही प्रचलित रूप मान्य होगा। हाँ, एक चीज और याद रख लेना कि जो हल युक्त वर्ण होते हैं यानी कि आधे वाले, उनसे बनने वाले जो भी संयुक्त अक्षर होते हैं उसमें जो ह्रस्व ई यानी छोटी ई की जो मात्रा है वो पूर्ण वर्ण के साथ मिलाकर ही लिखी जाएगी। सीधा सीधा स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है सही है या गलत है कि हल युक्त वर्ण से बनने वाले जो संयुक्त अक्षर होते हैं जो मैंने आपको बताए, ये वाले डे वाले और ये सब हल चिन्ह लगाकर इनके संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं, तो इनके अंदर जो छोटी ई की मात्रा है वो पूर्ण वर्ण के साथ मिलाकर लिखी जाएगी। जैसे ये देख लो आप, चिट्ठियां, ठीक है, तो इसमें हल इसके साथ नहीं लगाई जाएगी ई की मात्रा, पूर्ण जो वर्ण है उसके साथ मिलाकर लिखी जाएगी। जो हल वाला है, संयुक्त है, छोटा है, उसके साथ में नहीं, ठीक है ना। जो ठ पूर्ण था इसके साथ में लगाया जाएगा, ये वाला गलत है। इसी प्रकार ये देख लो आप, बुद्धिमान तो द के साथ नहीं है, द के साथ है ई की मात्रा, ठीक है। तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा, छोटे वाले के साथ ई की मात्रा नहीं लगेगी, जो हल चिन्ह के साथ लगा हुआ वर्ण है उसमें छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला नियम बताया जो है संयुक्त वर्ण का नियम। अगला जो रूल है वो है परस्रग। परस्रग जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो विभक्ति चिन्ह जिनको आप कारक चिन्ह भी बोलते हो, ठीक है, उनका प्रयोग कैसे किया जाए, संज्ञा शब्दों के साथ में उनका प्रयोग कैसे होगा। तो ध्यान रखना उनको संज्ञा शब्दों से पृथक लिखा जाना चाहिए, जैसे राम ने, राम को, ये सब क्या है, ये परस्रग है, विभक्ति चिन्ह है,
तो इनको आप अलग अलग लिखोगे, राम ने ऐसे, ठीक है। इनको आप ऐसे नहीं लिख सकते, राम ने, ऐसे नहीं लिख सकते आप इनको, ठीक है। ऊपर वाला जो है इसी फॉर्म में इनको लिखना पड़ेगा। तो संज्ञा शब्दों के साथ अगर आप परसरग यूज कर रहे हो तो उनको अलग अलग लिखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वनाम शब्दों के साथ। अगर आप सर्वनाम शब्दों के साथ परसरग यूज कर रहे हो तो ध्यान रख लेना, उसमें उनके साथ मिलाकर लिखा जाएगा। सर्वनाम के साथ परसरग मिलाकर लिखा जाएगा, जैसे तू और ने, आप ने, तुझ से, इन सबको मिलाकर लिखा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन ध्यान रख लेना, अगर दो परसरग आ रहे हैं सर्वनाम के साथ, दो परसरग हैं, तो ध्यान रख लेना उनमें पहला तो मिलाकर लिखोगे, जो सिंपल रूल है ही, लेकिन दूसरा परसरग अलग लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, याद कर लेना। पहला मिलाकर लिखा जाएगा, दूसरा उनसे क्या है, अलग करके लिखा जाएगा। जैसे उस तो सर्वनाम है, के आपका क्या है, विभक्ति चिन्ह या फिर परसरग है, तो इनको तो मिलाकर लिखा जाएगा। अगला एक और विभक्ति चिन्ह लिए अगर अपने लगाए तो ये ऐसे मत लिख देना, उसके लिए, सारा मिलाकर नहीं लिखना है, बाद वाला जो है उसको अपने पृथक लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर सर्वनाम और परसरग के बीच में निपात आते हो, सर्वनाम और परसरग के बीच में निपात आ रहे हैं, ही और तक, ये दो निपात अगर आ रहे हैं तो भी परसरग को आप पृथक लिखोगे सर्वनाम से। जैसे आप ही एक निपात हुआ, उसके लिए, आप ही के लिए, ठीक है। तो ये के लिए आपका परसरग है, ठीक है। आपके लिए, आप ही के लिए, अगर ही आ रहा है निपात तो इसको आप अलग लिखोगे। मुझ तक तो तक इसमें क्या है, निपात है, को परसरग है, मुझ इसमें सर्वनाम है, ठीक है। इस प्रकार से तो अगर ध्यान रखना, सर्वनाम और परसरग के बीच में ही और तक निपात आते हैं तो फिर उनको परसरग को जो है वो अलग लिखा जाएगा। तो ये हुआ परसरग का नियम। फिर आते हैं संयुक्त क्रियापद। आप जानते हो संयुक्त क्रिया क्या होती है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और एक उसमें सहायक क्रिया होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं अपने संयुक्त क्रिया। जैसे ये है ना, खाया करता है, तो इसमें खाया, खाना तो है मुख्य क्रिया, और करता है ये क्या है, इसकी सहायक क्रिया है। तो इन दोनों को मिलाकर अपने बोलते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को लिखने का क्या तरीका है, तो इनको अलग अलग लिखा जाता है। जैसे मुख्य क्रिया अलग और सहायक क्रिया अलग। जैसे ये पढ़ा करता है, ठीक है, आ सकता है, जाया करता है, इस प्रकार से ये सारे रूप है, ठीक है। तो ये हुआ क्रिया का नियम। अब आगे आते हैं योजक चिन्ह को लेकर। योजक चिन्ह जो आप जानते ही हैं, हाइफन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया क्यों जाता है, स्पष्टता के लिए, क्लैरिटी के लिए। द्वंद्व समास के अंदर आपने देखा होगा इसका प्रयोग काफी ज्यादा किया जाता है। जैसे ये राम लक्ष्मण है ना, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना, खाना पीना, इस प्रकार से द्वंद्व समास के अंदर इसका प्रयोग काफी ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो समानता सूचक शब्द होते हैं या समानता सूचक जो अव्यय होते हैं, इनके साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे सा, से, सी, ठीक है। जैसे तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, वो बड़ा सीन, ठीक है। तुम सा होशियार, है ना। तो तुम सा अगर अपने कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, समानता दे रहे हैं किसी में, समानता सूचक शब्द हैं, उनके अंदर योजक का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रख लेना। जैसे छुरी सी जुबान, है ना। इसके अलावा जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर भी कभी कभार हाइफन का यूज होता है या योजक चिन्ह का यूज होता है। कहां कहां पर, ध्यान रख लेना। जहां आपको भ्रम लग रहा है वहीं पर, जैसे भूतत्व है, तो भूतत्व जो है इसको आप ऐसे लिखोगे मान लो, तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। इससे बढ़िया ये है कि इसको आप अलग अलग लिखो, भूतत्व, ठीक है ना। भूतत्व अलग अलग दिखेगा, ये योजक का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता लाने के लिए। जहां आपको भ्रम की संभावना लगती है वहां पर तत्पुरुष समास में आप योजक का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इन जनरल, सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये राम राज्य है, तो इसमें राम और राज्य के बीच में हाइफन नहीं लगेगा। राजकुमार है तो राज और कुमार के बीच में हाइफन नहीं लगेगा। तो इन जनरल जो है वो हाइफन का यूज नहीं होता है तत्पुरुष समास में।
इसके अलावा तत्पुरुष समास के दोनों पद जहां अलग अलग लिखे जाते हैं वे भी बिना योजक के ही लिखे जाएंगे। जैसे ये लोक संगीत है तो इनके बीच में योजक नहीं आएगा, भले ही ये अलग अलग लिखे हैं लेकिन योजक नहीं आएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन, इनके बीच में योजक नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा योजक चिन्ह का प्रयोग और कहाँ होता है, तो जो जटिल संधियां होती है उनसे बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है द्वि अक्षर, द्वि अर्थ, त्रि अक्षर, ठीक है। जैसे त्रि प्लस अक्षर, अगर अपने संधि करेंगे तो इसमें यण संधि लगेगी, त्रयक्षर, इस प्रकार से बन जाएगा ये। लेकिन ये कितना जटिल शब्द लग रहा है, इससे बेटर क्या है त्रि अक्षर। तो जटिल संधियों से बचने के लिए अपने यूज कर लेते हैं योजक का, ये ज्यादा सही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रख लेना जो नामवाची समास शब्द होंगे उन पर यह नियम लागू नहीं होगा कि आप, जैसे ये है ना त्रयंबक, किसको बोलते हैं, त्रि प्लस अंबक, त्रयंबक, शिव जी को बोलते हैं। तो ये नामवाची शब्द है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि त्रि अंबक, ये गलत है, नहीं, इसकी आपको संधि करनी ही पड़ेगी। जो नामवाची समास वाले शब्द हैं उनके अंदर आपको हाइफन का यूज करना पड़ेगा। तो ये था योजक चिन्ह। अब बात करते हैं अव्यय का प्रयोग कैसे किया जाए। तो इसमें ध्यान रख लेना जो तक अव्यय है और साथ अव्यय है, ये दो अव्यय जो हैं इनको हमेशा ही अलग लिखा जाता है। जैसे यहां तक, आपके साथ, इनको साथ में नहीं लिखा जाएगा, इनको अलग अलग ही लिखा जाएगा। दो अव्यय हैं, ध्यान रख लेना, तक और साथ। इसके अलावा अगर आप बात करें नियमों के अनुसार अव्यय जो है वो हमेशा अलग ही लिखे जाने चाहिए। नियमों के अनुसार तो अव्यय जो है वो अलग ही लिखे जाते हैं। जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, तो ये सब अलग लिखे जाते हैं, अव्यय हमेशा ही अलग लिखे जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और आते हैं श्री और जी, ये भी दो अव्यय हैं, इनको भी अलग लिखा जाता है, ठीक है, एक कंडीशन को छोड़कर। जैसे ये ना श्री गंगाधर, कन्हैया लाल जी, महात्मा जी, तो इनको अलग लिखा जाता है शब्द से। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर इनको साथ में लिखा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अगर ये भाग हैं श्री और जी, तो इनको फिर मिलाकर लिखते हैं। जैसे श्री राम, ठीक है, राम जी लाल, तो ये सब क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही ये पार्ट हैं, इसलिए इनको इसमें मिलाकर लिखा जाता है, ठीक है। अदरवाइज जो है इनको अलग अलग लिखा जाता है। इसके अलावा ध्यान रख लेना जो समास होता है अव्ययीभाव समास, उसके अंदर ये प्रति, मात्र, यथा, ये अवयव भी प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको जोड़कर लिखा जाता है। ये एकमात्र केस ऐसा है जहां पर अव्यय को जोड़कर लिखा जाता है अव्ययीभाव समास के अंदर। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित, ठीक है, इस प्रकार से। तो अव्ययीभाव समास के अंदर जो अव्यय है उनको जोड़कर लिखा जाता है, ना कि पृथक लिखा जाता है। अदरवाइज अव्यय जितने भी हैं उनको अलग लिखा जाता है। बात करते हैं अगला अनुस्वार की, जिसको हम शिरोबिंदु भी बोलते हैं, ठीक है, बिंदी जिसको आप बोल देते हो आम भाषा में। तो एक तो ये ध्यान रख लेना, ये जो येरे लेवे, येरे लेवे और श से है, इनके अंदर जो है अनुस्वार का प्रयोग होगा इनसे पहले, ठीक है। संस्कृत शब्द यानी कि तत्सम शब्द, जो संस्कृत शब्द हैं उनमें अनुस्वार का प्रयोग अन्य जो वर्गीय वर्ण हैं, जिसको आपने देखा था मूल व्यंजन आपको मैंने बताए थे, उसमें कुछ वर्गीय थे और कुछ अन्य वर्गीय थे। तो अन्य वर्गीय ये वाले 8 हैं, ठीक है, इनसे पहले अनुस्वार का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना। जैसे ये है तो संयोग, ये र है, ये ल है, ये श है, ये स है और ये भी है, यहाँ पर है से पहले अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो इनसे पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर पंचम वर्ण है, किसी भी वर्ग का जो पंचम वर्ण है मान लो, ठीक है, उसके बाद में सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है, ठीक है, जैसे मान लो ये है पंचम वर्ण अंग, अंग, ठीक है, इसके बाद में अगर क, ख, ग और घ में से कोई भी आ जाए, ठीक है, तो फिर अनुस्वार का प्रयोग होगा उससे पहले, तो वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा पंचम वर्ण। जैसे ये पंकज है, ठीक है,
गंगा है, चंचल है, मंजूषा है, समान आना चाहिए वही वर्ण, उसी वर्ण के ही बाकी 4 आने चाहिए आगे कुछ भी, ठीक है। संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध, इस प्रकार से, ठीक है। तो वो पंचम वर्ण अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही आप और डिटेल में व्यंजन संधि में भी पढ़ोगे। लेकिन अगर पंचम वर्ण के बाद में अन्य वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता है, ठीक है, जैसे अंग के बाद में इनको छोड़कर और कोई भी आ जाता है मान लो, तो ऐसी स्थिति में फिर वो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे ये देखो उन्मुख, वांग में, तो अंग के बाद में क्या आ गया, मैं आ गया सीधा ही, ठीक है। तो ये इसमें अनुस्वार में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। अन्य, चिन्ह में, इस प्रकार से ये नियम है कि अगर अन्य आता है तो फिर अनुस्वार में कन्वर्ट नहीं होगा ये। इसके अलावा जब अपने अपने द्वित्व रूप लिखते हैं, द्वित्व रूप का मतलब होता है एक जैसे शब्द, ऐसा बड़ा है ना, एक छोटा एक बड़ा, ये होता है इनका द्वित्व रूप। जब अपने पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में आ जाते हैं तो फिर वो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में। जैसे अन्न, सम्मेलन, सम्मति, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर पंचम वर्ण द्वित्व रूप में आए तो वो क्या अनुस्वार में परिवर्तित होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत के जो कुछ तत्सम शब्द हैं उनके अंत में अनुस्वार का प्रयोग मैं का सूचक है। जैसे अहम, ये संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है, अहम नहीं, तो ये अहम है, ठीक है, ये मैं का सूचक है अनुस्वार यहां पर। शिवम में भी ये मैं का सूचक है। अगला है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु की अगर अपने बात करें तो आप सब जानते हैं चंद्र बिंदु ये वाला होता है और अनुस्वार ये वाली होती है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी अपने आगे देखेंगे। चंद्र बिंदु का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जो अर्थ होता है उसमें भ्रम की संभावना को दूर करने के लिए। जैसे ये हंस है, ये तो क्या है, एक पक्षी है, लेकिन ये वाला हंस हंसना है, ठीक है। अंगना क्या होता है, स्त्री, ये अंगना आंगन है, ठीक है। तो ये जो अर्थ में भ्रम की संभावना होती है, इसको दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक गोल्डन रूल आपको बताता हूं। आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आती होगी, तत्सम को कैसे पहचाने, तद्भव को कैसे पहचाने, ठीक है। तत्सम कैसे पहचाने, इसको कामता प्रसाद गुरु ने डिटेल में बता रखा है, वो अपने किसी और क्लास में देखेंगे कि तत्सम कैसे पहचाने जाते हैं, ठीक है। 95% आप तत्सम पहचान जाओगे मिनटों में। इसके अलावा तद्भव कैसे पहचाने, तो ये इन्होंने भी बता रखा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। तो जो चंद्र बिंदु है, अगर किसी भी शब्द के अंदर चंद्र बिंदु या चांद बिंदु जिसको आप बोलते हो, अगर उसका प्रयोग हो रहा है तो वो शब्द या तो तद्भव है या वो देशज है। देशज शब्द बहुत कम है, इसलिए 95% वो शब्द तद्भव ही होगा जिसके ऊपर चंद्र बिंदु या चांद बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। 95% वो शब्द तद्भव है या फिर वो देशज शब्द है। जैसे ये आंख, चांद, आंत, दांत, गांठ, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रख लेना, जो तद्भव शब्द हैं और जो देशज शब्द हैं उनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अनुस्वार और चंद्र बिंदु के प्रयोग में आधारभूत अंतर क्या है। बेसिकली सबसे पहले तो आप जानते हो जो आपके वर्गीय व्यंजन हैं उनके जो अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम जो व्यंजन है 5वें, उनको हम नासिकीय व्यंजन भी बोलते हैं, वो नाक से साउंड करते हैं, ठीक है। जैसे अंग, ये ज नहीं है भाई, ये इये है, ठीक है, ये इये है, ये ज नहीं, ये आप सेट कर लेना अपने जो भी नोट्स है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है लोकबंधु 2025, वहां पर मिल जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसका मूल डॉक्यूमेंट भी वहां पर ऑलरेडी पड़ा है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी सारी की सारी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है। आगे आपको मैं हिंदी जो है वो जो 2 किताबें हैं ना आपकी आरबीएससी बोर्ड की, वो पढ़ाने वाला हूँ पूरी की पूरी जनवरी तक, ठीक है। और उसमें भी अपने उस फॉर्म में नहीं देखेंगे उनको, जो रिपीटिशन वाला पार्ट है वो रिमूव कर देंगे, तो वो एक ही बना दूंगा उनको बुक, ठीक है। तो वो जनवरी तक आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगी, क्लासेस भी मिल जाएंगी उनकी, ठीक है।
तो सबसे पहले तो भाई आप देखो कि इनमें जो नासिकीय व्यंजन है, तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, और कुछ नहीं करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है बस। आपके तो यही काम है, बाकी तो काम मेरा है सारा। तो नासिकीय व्यंजन जो है, इनके बाद में यदि कोई सवर्गीय वर्ण आए, सवर्गीय इनका ही, जैसे अंग के अंदर कै, इये के अंदर छ, ये अगर आते हैं तो फिर नासिकीय व्यंजन अनुस्वार के रूप में अपने पूर्ववर्ती वर्ण के ऊपर आ जाते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। जब आप व्यंजन संधि पढ़ते हो तो वहां पर आप ये रूल इजीली समझ जाओगे। ये कह रहा है कि एक रूप तो ये भी बनता है चंचल, और एक ये भी चंचल है जिसमें इये आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में से प्राथमिकता किसको मिलेगी? इसमें से इसको प्राथमिकता दी जाएगी, अनुस्वार वाले को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। गंगा ये लिखते हो, प्रचलित ये है, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इस वाले गंगा को, ठीक है। पंडित ये प्रचलित है, लेकिन प्राथमिकता इसको दी जाती है। तो पहला रूल तो ये है। इसके अलावा आप जानते हो कि जो चंद्र बिंदु है, ऐसे शब्द हैं जहां पर स्वर मात्राएं जो है वो सिरोरेखा के जो है ऊपर लगती है। ऐसे शब्द जहां पर स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो जो सिरोरेखा होती है ये वाली, इसके अगर ऊपर लगती है कहीं पर स्वर की मात्रा, जैसे इस प्रकार से ऐ की मात्रा लग गई जैसे, तो वहां ध्यान रख लेना चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये में है, इसके बाद अगर चंद्र बिंदु लगाएं तो ये में इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये जैसे खिंचाई, खींचना, बैंत, भैंस, चोंच, बोरा, तो इनमें चंद्र बिंदु ही है ये एक्चुअल में, लेकिन ये केवल बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये सिरोरेखा के ऊपर है। अब जैसे ये खींचना है, तो इसमें आप खींचना है तो कहां लगाओगे? ऐसे लगाओगे इसके ऊपर चंद्र बिंदु। ये तो च के ऊपर लग गई, जबकि ये होनी ख के ऊपर चाहिए थी। तो इसलिए इस चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन है ये चंद्र बिंदु ही। इसके अलावा जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके अगर आप बहुवचन रूप बनाते हो तो उसमें भी चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होता है। ये ए, ई और उ वाला वर्जन है सिर्फ, ठीक है। जैसे लड़कियां, ठीक है, स्त्रीवाची शब्द होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना। स्त्रीवाची शब्दों के अगर आप बहुवचन रूप बनाते हो तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। जैसे लड़कियां हैं, लताएं हैं, चिंटियां हैं, नदियां हैं, महिलाएं हैं, ऋतुएं हैं, वस्तुएं हैं, वधुएं हैं और रीतियां हैं। दोनों में मूल डिफरेंस क्या है? अनुस्वार या जो बिंदी होती है, जिसको आप बिंदी बोलते हो, उसका उच्चारण सिर्फ नासिका से होता है, वो नाक से बोला जाता है अनुस्वार का। चंद्र बिंदु आप बोल के देख लेना, कोई भी नासिका और मुंह दोनों से निकलेगा साउंड। आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप चंचल बोल के देख लो और आप चांद बोल के देख लो, तो चांद तो नासिका और मुंह से निकलेगा, चंचल केवल नासिका से ही निकलेगा। तो ये डिफरेंस था। अब बात करते हैं अगला, विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग कैसे होता है? विसर्ग के अंदर ध्यान रख लेना, विसर्ग का प्रयोग किन किन शब्दों में होता है। तो संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है, वे शब्द संधि या समास के साथ तत्सम रूप में प्रयुक्त हो जाएं तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दुखानुभूति, तो इसमें संधि है, ठीक है, दुख प्लस अनुभूति, दुखानुभूति, ठीक है। तो अगर ये संधि या समास के साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं तब इनके साथ में विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दुखार्थ, दुखांत, ये शब्द जो हैं इनमें आपको विसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा अगर ये संधि और समास के साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो तद्भव है, हिंदी के अंदर जो भी गृहीत तद्भव रूप है उसमें जहां विसर्ग का मान लो लोप हो गया, क्योंकि तद्भव का तो काम ही क्या है? तत्सम का बिगाड़ना, ठीक है। तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो तद्भव है। और कई ऐसे शब्द हैं जिनमें मान लो कि अपने बिंदी गायब ही कर दी, बिंदी यार दिखने में अटपटी लग रही है, मान लो बोला ही नहीं जा रहा, तो उसको गायब कर दिया तद्भव में। अगर वो गायब हो गया तो वो गायब ही रहेगा आज की डेट में भी, तो उसको विसर्ग के बिना ही लिखेंगे। जैसे दुख सुख के साथ ही अपने लिखते हैं, तो इसमें दुख के अंदर फिर विसर्ग नहीं आएगा, दुख सुख के साथ ही सीधा ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो तत्सम शब्द होते हैं इनके अंत में
विसर्ग का प्रयोग जो होता है वो अनिवार्य होता है, ये ध्यान रख लेना। जो भी तत्सम शब्द होंगे तो तत्सम शब्दों की ये भी एक पहचान है, अगर कोई शब्द है जिसके अंत में विसर्ग दी हुई है तो वो तत्सम शब्द ही होगा, ये याद रख लेना। अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि उनके अंत में लगा हुआ है विसर्ग, या ऐसे कह सकते हो तत्सम शब्दों के अंत में विसर्ग लगता है। इसके अलावा जो स है और श है, इनके अगर आप द्वित्व रूप बनाते हो तो इनका संधि वाला जो वर्जन है वही जो है वो एक्सेप्टेबल है। जैसे निस्वार्थ, नि प्लस स्वार्थ, ऐसे लिखते हो ना आप, नि प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ, ठीक है। तो इसको निस्वार्थ बोलते हैं, निस्वार्थ, निस्वार्थ नहीं होगा, ये निस्वार्थ ही होगा। इनके द्वित्व रूप बनेंगे, ठीक है। निशेष, निस्संतान, इस प्रकार से निस प्लस संतान। और बाकी जगह आप विसर्ग का प्रयोग करेंगे, जैसे अंतःकरण है, अंतःपुर है, ठीक है। लेकिन द्वित्व रूपों के अंदर आप विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, द्वित्व रूप ही उनके एक्सेप्टेबल होंगे। इसके अलावा विसर्ग को लिखते कैसे हैं? तो विसर्ग को लिखते ऐसे हैं कि जैसे ये शब्द है, मान लो प्रातः, इसके बाद में मुझे विसर्ग लगानी है तो विसर्ग के लिए अपने कोलन चिन्ह को यूज करते हैं। कोलन चिन्ह यानी कि उपविराम, ये वाला, ठीक है। तो ये के कुछ दूरी पर लिखा जाएगा, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे ही घुसा दो इसके अंदर, नहीं, कुछ दूरी पर लिखना है, इसको वर्ण के साथ मिलाकर लिखना है, लेकिन कुछ दूरी पर लिखना है, ठीक है। तो विसर्ग लिखने का तरीका बता रखा है। आगे बात करते हैं हल चिन्ह की। हल चिन्ह, ठीक है, जो आप जानते हो हल चिन्ह, ठीक है। शब्दों के अंत में आने वाला जो हल चिन्ह होता है वो हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रख लेना। जैसे ये महान है तो कुछ लोग महान ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ महान होते हैं वो महान ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है महान। हिंदी के अंदर ये रूप मान्य नहीं है। राजन है तो राजन ये संस्कृत का रूप है, जब आप इनमें हलंत लगाते हो तो ध्यान रख लेना, ऐसे शब्दों में हल चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वो व्याकरणिक नियमों में प्रयोग हो रहा है वो शब्द, जैसे जगदीश है, ठीक है, तो इसमें मान लो ये जगत प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब इसमें व्याकरणिक नियम लगेगा और ये तय दय में बदल जाएगा। तय किस में बदल जाएगा? जय में, दय में बदल जाएगा। तो यहां पर व्याकरणिक नियम लगा है, तो वहां पर आप जो है इस जगत को आप ऐसे नहीं लिख सकते, जगत, फिर तो ये तो स्वर है, तय में तो स्वर आ जाएगा, फिर ये व्यंजन संधि कैसे होगी? तो वहां पर आपको इसको हलंत के साथ ही लिखना है, ठीक है। अदरवाइज जो है, जैसे ये महान है और इनमें अगर सीधा लिख रहे हो इनको, तब आपको हलंत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो भी संस्कृत से लिए गए अव्यय हैं, इनके अंदर हल चिन्ह मूल भाषा के अनुसार अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। इनमें संस्कृत से जो जो अव्यय अपने ग्रहण किए हैं उनके अंदर हल चिन्ह आपको मौजूद मिलेगा, अर्थात, आत्मसात, पश्चात, अकस्मात, प्राकः, ठीक है। इसके अलावा जो मकारांत अव्यय है उनमें मैं के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाएगा। जैसे ये स्वयं है तो इसको ऐसे लिखेंगे स्वयं, ठीक है, मैं यूज नहीं होगा इसमें, हलंत की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। सायं है, सायं, इसको ध्यान रख लेना, सिर्फ मैं जिसके अंत में आ रहा है उसको कन्वर्ट किया जाएगा अनुस्वार में। इसके अलावा कुछ ऐसे अव्यय से भिन्न शब्द भी हैं, अव्यतर शब्द जिनको हम बोलते हैं, जो अव्यय से भिन्न शब्द हैं उन वो भी हल चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि वाक, वाकपटु के अंदर लिखते हैं अपने इसको, ठीक है, तो वाक में भी हल आएगा, ठीक है। भगवत, श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन ये कब लिखते हैं? जब कोई व्याकरणिक नियम लगता है, इनमें व्यंजन संधि हो रही है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, तब आपको इनको हल चिन्ह के साथ लिखना है। इसके बाद आपने एक पढ़ा होगा अवग्रह, जो संस्कृत के अंदर प्रयुक्त होता है आपके विसर्ग संधि के अंदर। तो संस्कृत जो पद है उनमें संधि के अ वर्ण के लोप को संकेतित करने के लिए अवग्रह का प्रयोग किया जाता है, ए की जगह पर अवग्रह हो जाता है, ठीक है। जैसे सोहम, सह प्लस अहम, ठीक है, तो ये ओ में बदल गया विसर्ग और ये अवग्रह में चेंज हो गया ए, तो इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, ठीक है। इसका प्रयोग करते भी है और नहीं भी करते हैं।
स्वन परिवर्तन का मतलब है कि तत्सम शब्दों की जो वर्तनी है उसको ज्यों का त्यों ही ग्रहण किया जा सकता। जैसे घृत है, मान लो घृत को घृत के रूप में ही हिंदी में यूज किया जाएगा तत्सम के रूप में, घी तो फिर तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब एक उच्चारण से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। ए और औ का प्रयोग उच्चारण के रूप में कैसे होता है। एक आपने देखा होगा आई, इसको आप आई बोलते हो, एक इसको आप क्या बोलते हो, औ। लेकिन ए भी बोलते हो और औ भी बोलते हो, औ भी बोलते हो ना, और आई भी बोलते हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इनके उच्चारण रूप है, ध्यान रख लेना। ए का उच्चारण रूप ये है, ओ का उच्चारण रूप ये है। तो हिंदी के अंदर इनका उच्चारण दो तरीके से होता है, या तो इनको मूल स्वरों की तरह ही उच्चारित करो जो ये हैं, ठीक है, या फिर इनके जो संधि अक्षर हैं जो आप अयादी संधि के अंदर पढ़ते हो, उन संधि अक्षरों के रूप में, संधि अक्षरों के रूप में इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे ये गैया, नैया, भैया, कौवा। ठीक है, तो ये या तो इनके संधि अक्षरों के रूप में उच्चारण होगा या फिर मूल स्वरों की तरह इनका उच्चारण होगा। एक चीज आपको याद रख लेनी है कि यह के पहले अगर ए आता है, आई आता है, जिसको हम आई बोलते हैं, यह के पहले अगर आई आती है तो उसका उच्चारण आई के रूप में होगा, और वह के पहले अगर औ आता है तो उसका उच्चारण औ के रूप में होगा। यह भी आप अयादी संधि में पढ़ते हो। लेकिन ध्यान रख लेना, आप दक्षिण भारत के अंदर कुछ व्यक्ति या फिर उनके जो कुल नाम होते हैं, जैसे अय्यर है, नैयर है, रामैया है, इनको ऐसे मत लिख देना, अय्यर, ऐसे ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, अय्यर, नैयर, रामैया, है ना। इनमें उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे अव्वल है, कव्वाल है, कव्वाली है, ये भी ऐसे ही लिखे जाएंगे, आई और औ वाला रूल यहां नहीं लगेगा। अगला अपने बात करते हैं प्रत्यय के अंदर। तो प्रत्यय के अंदर एक प्रत्यय होता है कर प्रत्यय, जो कि एक कृदंत प्रत्यय है और पूर्वकालिक है। पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय है कर। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं क्रिया से मिलाकर। ठीक है, ये आपसे कहीं पूछा गया था कि इसको क्रिया से अलग करके लिखा जाता है, तो ये गलत है, इसको क्रिया से मिलाकर लिखते हैं। जैसे ये क्रिया है पा, ठीक है, और इसमें कर जोड़ा तो पाकर, तो पाकर जो है वो इस प्रकार लिखा जाएगा, क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है कर प्रत्यय को, खा पी कर, रो रो कर। ठीक है, तो इस प्रकार से कर प्रत्यय जो है उसको क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। अगर आप कर में कर जोड़ोगे, ठीक है, तो वो करके बनेगा, करा में कर जोड़ोगे तो वो कराके बनेगा, ये याद रख लेना। वाला प्रत्यय को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो क्रिया रूप होते हैं उनमें करने वाला, आने वाला, बोलने वाला, इनको तो अलग लिखा जाएगा। वाला प्रत्यय में जो क्रिया रूप होते हैं उनमें वाला प्रत्यय अलग लिखा जाता है, जैसे करने वाला है, आने वाला है, इस प्रकार से। जैसे वाला हूं क्रिया रूप, मैं घर जाने वाला हूं, तो वाला को क्या लिखा है? अलग लिखा है जाने से। ठीक है, तो क्रिया से अलग लिखा जाएगा, कर को साथ में लिखा जाता है। लेकिन संज्ञा और जो विशेषण होते हैं, संज्ञा और जो विशेषण होते हैं उनके योजक प्रत्यय के रूप में, जैसे ये घर वाला है, टोपी वाला है, दिल वाला है, दूध वाला है, आदि शब्द एक साथ ही लिखे जाएंगे। क्रिया के अंदर अगर आपको वाला प्रत्यय जोड़ना है तो वो अलग लिखा जाएगा, लेकिन संज्ञा और विशेषण के अंदर अगर आपको वाला प्रत्यय जोड़ना है तो वो एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद में वाला जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब मिलाकर लिखा जाएगा, अदरवाइज इसको अलग से लिखा जाएगा। ये तो इंपॉर्टेंट बात है ही कि अगर वाला का बहुत सारे रेफरेंस होता है, ये एक निर्देशक शब्द भी है वाला, ठीक है, लेकिन ये जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब इसको अलग लिखेंगे, और जब ये निर्देशक शब्द के रूप में आएगा तब इसको प्रत्यय के रूप में आएगा तब इसको मिलाकर लिखेंगे, और निर्देशक शब्द के रूप में आएगा तब इसको अलग लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यह वाला, यह वाली, पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली बात, तो ये सारे निर्देशक शब्द है, ना कि प्रत्यय है, तो इसलिए इनको अलग लिखा गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जैसे है ना, लंबे बालों वाली, दाढ़ी वाला आदमी, ठीक है, ये सब निर्देशक है, इनमें आपको वाला अलग ही लिखना है। अब दो चीजें समझाता हूं आपको मैं, एक है गांव वाला और एक है गांव वाला मकान। इसमें वाला अलग क्यों है? गांव भी इसमें है और इसमें भी है, ठीक है,
तो ये फिर रचना के स्तर पर इनमें डिफरेंस है। गांव वाला का मतलब है ग्रामीण, इसमें प्रत्यय है, ठीक है, लेकिन गांव वाला जो मकान है इसके अंदर कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वाला एक निर्देशक है इसलिए इसको अलग लिखा गया है, लेकिन गांव वाला का मतलब होता है ग्रामीण, उसमें एक प्रत्यय है इन, ठीक है, इसलिए उसको वाला प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है वहां पर, ठीक है। गांव वाला में वाला प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है इसलिए उसको साथ में लिखा जा रहा है, लेकिन अगर ये निर्देशक शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसको अलग लिखा जाएगा, सिंपल सा रूल है। अब आपने एक चीज आपके सामने हमेशा ही कठिनाई पैदा करती है कि ये सही होता है स्थाई या फिर ये वाला स्थाई सही होता है। तो आज के बाद आपके सामने ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। जो हिंदी वर्तनी का लेटेस्ट मानकीकरण है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है, ठीक है ना। तो ये देखते हैं अपने, तो इनको बोलते हैं श्रुति मूलक य और वै का नियम, ठीक है। क्या नियम है? सबसे पहले जो क्रिया रूप होते हैं, जो क्रिया रूप हैं आपके, उनके अंदर जो श्रुति मूलक य और वै है वो स्वर के रूप में ही प्रयुक्त हों, जबकि शेष के अंदर य और वै ही लगाया जाएगा। क्रिया रूपों के अंदर ध्यान रख लेना ये स्वर के रूप में प्रयुक्त होंगे, लेकिन अदरवाइज कोई भी रूप है उसका तो वहां पर ये य और वै के रूप में ही प्रयुक्त होंगे। कैसे? अभी समझाता हूं। जैसे जानना है, जानना क्रिया है, ठीक है, इसका क्या बनाते हैं अपने, जानना का गया, ठीक है, गई और गए, तो आ की मात्रा ही एक में, तो एक में ई की मात्रा आ गई लास्ट में पूरे में ही, और एक में ए की मात्रा आ गई, तो इसको अपने गायब भी कर दिया, यह और वह को, यह और वह को पूरा ही क्या कर दिया, गायब ही कर दिया। तो ये सिर्फ पॉसिबल है क्रिया रूपों में। क्रिया रूपों के अंदर स्वर का प्रयोग होगा, लेकिन उनके अलावा कोई भी रूप है, जैसे नया है, नया क्या है, एक विशेषण है, तो नया के अंदर नया, नई और नए, इन सब में यह का ही प्रयोग होगा। यहां पर स्वर का प्रयोग ऐसे वाला नहीं कर सकते आपकी नई, ये नई गलत है, ठीक है, ये वाला नई ही सही है। तो ध्यान रख लेना, क्रिया रूप है तब तो आपके स्वर का प्रयोग होगा, लेकिन अगर वो क्रिया के अलावा कोई और शब्द है, ठीक है, मान लो विशेषण है, तो वहां पर फिर यह और वह का ही प्रयोग होगा। इसके अलावा आप जानते ही हो जो स्त्रीवाची शब्द होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं उनके लिए ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जो पुल्लिंग होते हैं उनके लिए ए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भूतकालिक जो क्रियाएं होती है उनके अंदर जो स्त्रीवाची होती है उनके अंदर ई प्रत्यय और पुल्लिंग के अंदर ए प्रत्यय का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रख लेना कि जो श्रुति मूलक यह है, ठीक है, व्याकरणिक परिवर्तन, व्याकरणिक परिवर्तन अभी अभी समझाया, कोई संधि नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। अगर वो नहीं हो रही है, व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहां वैकल्पिक श्रुति मूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई संधि नहीं हो रही है या कोई और व्याकरणिक परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पर फिर वो ही यूज होगा यह और वह। जैसे स्थाई, तो स्थाई में कोई संधि यूज नहीं हो रही इसलिए यह का ही यूज होगा, ना कि इस प्रकार से इसको लिखोगे आप स्थाई, ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। इसी प्रकार ये देखो अव्ययीभाव समास, दायित्व, इस प्रकार से अगर कोई व्याकरणिक परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर आपको स्वरात्मक परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह और वह का सीधा प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे श्रुति मूलक वह है तो इसका रूप हिंदी के जो क्रियेतर पद हैं, यानी क्रियेतर मतलब क्रिया को छोड़कर जिनमें संज्ञा और विशेषण आते हैं, क्रियेतर पदों में ही होता है। वह का प्रयोग आप क्रिया में नहीं होता है, इसका प्रयोग विशेषण और संज्ञा में होता है, और लिंग और वचन के कारण बनने वाले विविध रूपों में वह का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कौवा, तो कौवा का बहुवचन हो गया कौवे, ठीक है, कौओं, और स्त्रीलिंग में कौवी, इस प्रकार से बनाते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रख लेना, इसमें भी स्वरात्मक परिवर्तन नहीं होता है, वह का ही यूज होगा। कोए ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, कोए ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, कोवे ही लिखेंगे, ये वाला कोवे। इसी प्रकार पौवा, पोवे और पोवे। सिंपल मतलब है कि अगर कोई व्याकरणिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई संधि नहीं हो रही है वहां पर, तो फिर आपको एज इट इज यह और वह ही लिखना है,
अगर स्वरात्मक परिवर्तन करना है आपको तो उसके लिए संधि का होना आवश्यक है। बात करते हैं आगत शब्दों की, उर्दू के शब्द कैसे लिखे जाएंगे। तो उर्दू के शब्दों में आपको पता है नुक्ता प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी के अंदर नुक्ता प्रचलित ही नहीं है। तो हिंदी के अंदर जो जो उर्दू के शब्द हैं, देवनागरी की जो मूल हिंदी वर्णमाला है उसमें नुक्ते को नहीं रखा गया है, ध्यान रख लेना। जैसे ये कलम है, किला है, दाग है, इनको सीधा ही ऐसे ही लिखा जाता है। तो नुक्ते का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में देवनागरी में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उर्दू का जो मूल पाठ है या कोई साहित्य है उसको लिखना चाह रहे हो तो उसमें नुक्ते का प्रयोग जो है वो करना पड़ेगा। अंग्रेजी शब्दों में आप ध्यान रख लेना कि जो अर्ध विवरित ओ ध्वनि है, ओ वाली ध्वनि, ये वाली, तो इसमें आप अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे, अर्धचंद्र, ठीक है। आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे, जैसे कॉलेज, हॉल, मॉल, टॉकीज, ऑफिस, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रख लेना, अर्ध विवृत ओ ध्वनि जो है वो प्रयोग में ली जाती है, इसको अर्धचंद्र बोलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ नियम है, जैसे कि सिरोरेखा का प्रयोग जो है वो आवश्यक है। सिरोरेखा जो है, ओवरहेड लाइन, जो अपने ऐसे कोई शब्द है उसके ऊपर ये वाली लाइन लगाते हैं, ये जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही लिखते हैं, वो गलत है, ठीक है। तो ये मानकीकरण में साफ साफ लिखा हुआ है, सिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा अपने हिंदी के अंदर जितने भी विराम चिन्ह हैं वो सारे लगभग अंग्रेजी से ही लिए हैं, लेकिन एक ऐसा विराम चिन्ह है जो अपने अंग्रेजी से नहीं लिया है, वो है पूर्ण विराम, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। हिंदी में ऐसे यूज होता है और इंग्लिश में ऐसे, ठीक है, डॉट की तरह। तो ये अंग्रेजी से हमने नहीं लिया है, बाकी लगभग वही है। इसके अलावा हिंदी के आपको संख्यावाची शब्द भी यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी के संख्यावाची शब्द आपको मिल जाएंगे, ये सब आप शुद्ध बोलते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस आप गड़बड़ कहां करते हो, 28 याद कर लेना। एक तो 28 याद कर लेना, 28 नहीं होता, 28 होता है वो, 28। तो शब्द शुद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब तो खत्म ही होने वाली है, 28, ठीक है। इसके बाद में ये ध्यान रख लेना 33 होता है, 33 नहीं होता, 33 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी आप देखते हैं 38, ये भी ठीक बोलते हैं। हाँ, 43 होता है, 43 नहीं होता, कई तो 43 बोलते हैं, ठीक है। 43 तो बिल्कुल भी नहीं है, 43 है वो, ठीक है। इसके अलावा बाकी ठीक है। हाँ, 53 नहीं होता, 53 होता है, ध्यान रख लेना। 53 नहीं होता, 53 होता है। 54 भी नहीं होता, 54 होता है। 58 भी याद कर लेना, 58। देखो मैं खुद अशुद्ध बोल रहा हूं, 58 बोल रहा हूं, लेकिन होता क्या है, 58। 63 होता है, 63 नहीं होता, ठीक है। 63 नहीं होता, 63 होता है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो ये बोलना ही नहीं आता होगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। अगर आप अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो तो, ठीक है। 68 ये तो सही बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, 83 नहीं होता, 83 होता है। इसके अलावा आप इसमें 91, 92, 93, 94, हाँ 98 याद कर लेना। तो ये जो मैंने आपको गोला करके दिए हैं ये आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये आपसे शब्द शुद्धि में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके शुद्ध रूप हैं संख्यावाची शब्दों के। और ये भी कईयों के डाउट रहता है तो वो आज याद कर लो, 89 को 89 बोलते हैं, ठीक है। 79 को 79 बोलते हैं, और 69 को बोलते हैं 69, और 59 को बोलते हैं 59, ठीक है। यही डाउट थे क्या, तो ये आज दूर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा एक आप ध्यान रख लेना, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिसकी मैं आपको बता ही रहा था, उसने ये जारी की है, उसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी, आर्टिकल 351 के तहत। ये भी आप याद रख लेना, इसमें लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज अपने इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ा है, ये वाला हिंदी वर्तनी का मानकीकरण और देवनागरी लिपि, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय निकालता है,
ठीक है, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था पूरा का पूरा, और मैंने इसमें जितने भी काम के एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी वो सारा आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके दे दिया है एक अलग पीडीएफ के रूप में 16 पेज की। ठीक है, वो 45 एक पेज का है मूल डॉक्यूमेंट। उसमें फिर वो प्राइमरी के टीचर्स कैसे शब्द सिखा सकते हैं लिखना और वो सारी चीजें भी दी हुई है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग, इसमें कैसे लिखते हैं। हाँ ये देखो, जो भी नया वाला अपना वर्ण आया है ना 53वां, उसको कैसे लिखते हैं। जैसे ये देखो, पहले इस प्रकार से इन्फिनिटी का साइन बनाओ, उसके बाद में ये इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर उसके ऊपर सिरोरेखा लगानी है, तो इस प्रकार से। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है, ये सब मैंने आपको हटा के दी है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ है पूरी की पूरी, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण लेटेस्ट जो संस्करण है वो आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपल लोकबंधु 2025 डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इस टेलीग्राम चैनल पर जाओ, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सकता है अपने भाई बहनों में या फिर जो अपने दोस्त हैं उनमें शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, इसके अलावा अपने हाँ एक अनाउंसमेंट और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि जो आप एसआई की एस्पिरेंट हो तो आप क्या करते हो, एक तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, जैसे मान लेते हैं राघव प्रकाश बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसके साथ में कोई और मान लेते हैं, जैसे अपने ये बुक सबसे ज्यादा पढ़ते होंगे, या फिर और कोई बुक है। ठीक है, एक तो इनमें से कोई बुक पढ़ते हैं या फिर 2 बुक लेके पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आरबीएससी की बुक पढ़ते हैं। तो ये जो आरबीएससी की बुक है, ठीक है, जो 2 बुक हैं, इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं शब्द शुद्धि है, इसमें भी शब्द शुद्धि है, इसमें भी शब्द शुद्धि है, बहुत सारी जगह पर शब्द रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इन रिपीटिटिव वर्ड्स को हटा देने वाला हूं। ठीक है, उन सबको मिलाकर एक अलग ही पीडीएफ बना देने वाला हूं, जैसे शब्द शुद्धि की पीडीएफ इन दोनों बुक्स की। ठीक है, एक ही पीडीएफ बनाऊंगा। ठीक है, कंपाइलेशन मोड में रहेगी, रिपीटिटिव वर्ड सारे हट जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वो पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये मिलती रहेंगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी ये जो आरबीएससी की दोनों बुक्स हैं ये मैं आपको जनवरी तक करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी टेंशन नहीं रहेगी इनको पढ़ने की, तो ये मैं अपने आप ही करवा दूंगा आपको एसआई के लिए। और भी जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, उनको भी पढ़नी पड़ती है। और ये जो हाई कोर्ट ग्रुप डी वाले हैं तो इनका तो काम इन्हीं 2 किताबों से ही हो जाएगा आरबीएससी से। हाई कोर्ट ग्रुप डी की कोई तैयारी करने वाला इधर आ गया है तो उनका काम भी इससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।